हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। में सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, और साथ साथ पहले ही बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। चलो जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, और सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। गुड मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे जल्दी से। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे। हमने कॉन्सेप्ट नंबर 6 कर लिया था, 6 के एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे, राइट? यहाँ पर थे हम। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस भी क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कल पढ़ा था, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। मैंने बोला था कि अगर वी आर हेयरिंग दिस न्यूज़ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे, अगर मैटर आपका कोर्ट में चल रहा है, सारे पॉइंट्स कल डिस्कस कर लिए थे कि अगर मैटर कोर्ट में चल रहा है तो अलग बात है ना, तब तो आप हेयर में आईएनजी लगा सकते हो। बट अगर नॉर्मल सुनने की बात होगी तो उस केस में हेयर के साथ आईएनजी नहीं आएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे केस की बात है। अगर व्हेन द मैटर इज गोइंग ऑन इन अ कोर्ट, अगर मैटर चल रहा है कोर्ट में, तो उस केस में आप आईएनजी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस मैंने बोला था सही है, बट ये वाला हमारा गलत था, इसमें आर हियरिंग यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और इसके लिए फिर मैंने आप लोगों को पॉइंट भी लिखवा दिया था कि इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, सिर्फ इधर वाले पॉइंट को नोट करना था। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे वैसे उसके नीचे ही उसके पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। तो हेयर को लेके आपको ये पॉइंट नोट करना था कि जब कोई मैटर कोर्ट में चल रहा हो तो उस केस में हम आईएनजी लगा सकते हैं हेयर के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल से हमें शुरुआत करनी है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आएंगे। 18 एग्जाम्पल्स कल हम कर चुके थे कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम इस पे कर रहे हैं। 19 एग्जाम्पल देखिए आप। द ब्लाइंड मैन वॉज फीलिंग फॉर हिज स्टिक। ब्लाइंड मैन वॉज फीलिंग फॉर हिज स्टिक। फील भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। आपने देखा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं हम उनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं, उसमें से एक फील भी है हमारे पास, ठीक है। फील भी वो वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, बट इसके भी एक्सेप्शंस हैं। अगर ये डिफरेंट सेंस में यूज की जाएगी तो वहां पे आप आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं, द ब्लाइंड मैन वॉज फीलिंग फॉर हिज स्टिक, तो यहाँ पे महसूस करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हिडन सेंस आ रहा है कि जो ब्लाइंड मैन है वॉज फीलिंग फॉर हिज स्टिक, मतलब एक तरीके से वो अपनी स्टिक को सर्च कर रहा था। जैसे कि आप लोग ब्लाइंड मैन मतलब जिसको नहीं दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिख नहीं रहा है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लाइट नहीं है, तो हम ऐसे ऐसे करके पूरा सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ पे लगा हुआ
है ना। इलेक्ट्रिक स्विच फॉर एग्जांपल, इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पे स्विच है, तो हमें पता नहीं है स्विच कहाँ पे है, तो हम ऐसे ऐसे करके फील करते हुए सर्च करते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ है। तो इसी तरीके से फीलिंग का मतलब यहाँ महसूस से नहीं है, फीलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, सर्च से है। ठीक है, सर्च करना किसी चीज को। तो जो ब्लाइंड मैन है वो सर्चिंग फॉर ए स्टिक का यहाँ पे सेंस है, तो फीलिंग की सेंस किससे आ रही है, सर्च करने से आ रही है, कि वो अपनी स्टिक को क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था। तो यहाँ पे जो ये आर वॉज फीलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फीलिंग है उसका मतलब किससे निकल के आ रहा है, सर्चिंग से, कि मतलब एक अंधा इंसान है, ब्लाइंड मैन है, और वो इस तरीके से करके अपनी स्टिक को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है इसमें। अब यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट 20th एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क। सेम ही सिचुएशन है, शी वॉज फीलिंग, इलेक्ट्रिक स्विच को फील करने का क्या सेंस है, कोई नहीं ना, तो फील का मतलब यहाँ इसका मतलब सर्च भी होता है, सर्च की सेंस में भी फील को यूज किया जाता है। एंड व्हेन वी आर यूजिंग फील इन द सेंस ऑफ सर्च, वी कैन यूज आईएनजी विद इट, उस केस में हम उसके साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, अंधेरे में वो इलेक्ट्रिक स्विच को फील कर रहा था, मतलब सर्च कर रहा था। तो यहाँ पे फील का सेंस किससे है, सर्च से है, तो इसलिए ये वाला भी आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई गलती इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों में किस चीज की सेंस आ रही है, सर्च की सेंस आ रही है। क्लियर है? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आएंगे फटाफट से, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो लाइव नहीं आए हैं। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, वी आर फीलिंग दैट इंडिया विल विन द मैच। अब यहाँ पे आप वाकई में फील कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा फील करते हैं कि इंडिया जीत जाएगी। तो जब यहाँ पे फील की सेंस में यूज हो रहा है, तो उस केस में आप आईएनजी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे बोलना गलत होगा, वी आर फीलिंग। ठीक है, यहाँ पे बोलना गलत होगा, वी आर फीलिंग, वी फील दैट। ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में फील का मतलब किससे था, सर्च से था, लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पे महसूस करने की ही बात हो रही है कि हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा फील करते हैं कि इंडिया जीत जाएगी, तो इंडिया विल विन द मैच। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जल्दी से तीनों एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में गड़बड़ थी कि इसकी जगह फील आएगा, बाकी दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इनको तीनों को जल्दी से नोट कीजिए। फिर मैं इस फील से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपको नीचे लिखवा देती हूँ। ठीक है, लिखे हुए हैं हमारे पास पहले से, इसके नीचे आपको ऐड ऑन करने हैं, आप पहले फटाफट से ये कीजिए, जल्दी से कर लीजिए, और जैसे ही कॉपी कर लें तो गिव मी अ थम्स अप। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, फिर इसको लेके जो पॉइंट है उसको लिखिए। ये लिखिए, जब फील का मतलब टू
टू चेक पल्स होगा कि हम पल्स चेक करने की अगर बात होगी कि आप पल्स चेक कर रहे हैं, तो फील का मतलब ये भी सेंस निकल के आ सकता है, जहाँ पे फीलिंग लिखा होगा लेकिन सेंस किसकी आ रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर फीलिंग द पल्स, तो उसका मतलब वहां पे चेक करने की बात हो रही है, ठीक है। तो उस सेंटेंस में भी आप फील के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। और दूसरा, टू सर्च समथिंग बाय टचिंग समथिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टू सर्च समथिंग, किसी चीज को सर्च करना, बाय टचिंग समथिंग, उसको टच करते हुए, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक स्विच को अगर आप ढूंढेंगे तो इस तरीके से ही ढूंढेंगे, हाथ लगा लगा के ढूंढते हुए, ठीक है। और ऐसे ही आप अगर ढूंढ रहे हैं अपनी स्टिक को, जैसे उसने फील किया मतलब सर्च किया, ऐसे करते हुए वो अपनी स्टिक को ढूंढ रहा है अंधा इंसान, ठीक है। तो वो हम दोनों केस में आईएनजी लगा सकते हैं। ये नीचे का आपको नोट अभी नहीं करना है, ठीक है। पहले आप फील से रिलेटेड जो पॉइंट है इसको पूरा नोट कीजिए, तीनों एग्जाम्पल्स के नीचे जल्दी से नोट कीजिए। एक बार बताएंगे, क्लास चल रही है क्या? क्लास चल रही है? अरे यार, क्लास रुक गई है चलती चलती बीच में। चल रही है, चलिए भाई। सामने आप लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट की कोई प्रॉब्लम है। तो अभी क्लास वैसे चल रही है, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, स्क्रीन सामने से गायब हो गई है। कोई नहीं, आप पढ़िए, देखते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। चलिए, क्लास चल रही है वैसे आप लोगों की। चलिए, तो हमने यहाँ तक ये सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। तो ये हमारे पूरे 21 एग्जाम्पल्स थे। 21 एग्जाम्पल्स के बाद आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट्स में ऑलरेडी आपको नोट करवा चुकी हूँ। थिंक वाला पॉइंट हमने नोट कर लिए, अपीयर और स्मेल का एग्जाम्पल्स के नीचे ही नोट कर लिया है, ठीक है। फिर हेयर और फील वाला पॉइंट हमने नीचे नोट कर लिया है। अब ये पॉइंट भी आप लास्ट में नोट कर लेंगे, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म, फिर हम नेक्स्ट चीज़ों पे मूव करेंगे। तो इसको भी लिख लीजिए, इफ़, थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर एटसेट्रा। ये मैंने एग्जांपल्स में समझा दिया है आपको, ठीक है। एग्जांपल्स आ चुके हैं, देखो अपीयर का एग्जांपल भी आ चुका है, फील का एग्जांपल भी आ चुका है, सेम रिमेंबर को लेके पॉइंट होगा, ठीक है, और थिंक को लेके। अगर ये सब वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, अगर ये सब वर्ब यूज होती हैं एक्सप्रेशन सॉरी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, ठीक है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में यूज होती हैं, और द वर्ब्स गिवन अबव आर यूज्ड इन प्रोग्रेसिव स्टेट, और अगर इनको प्रोग्रेसिव स्टेट में दिखाया जाता है, दे कैन कम इन आईएनजी फॉर्म, उस केस में ये आईएनजी फॉर्म में आ सकती हैं।
अब दोनों का मतलब क्या है, एक्सप्रेस इमोशंस और प्रोग्रेसिव स्टेट का क्या मतलब है? देखिए, एक्सप्रेस इमोशंस मतलब जैसे फील का मतलब क्या होता है, फील का मतलब क्या होता है, किसी को महसूस करना। बट अब जब आप सर्चिंग के सेंस में उसको यूज कर रहे हो तो अपने इमोशंस वहां पे दिखा रहे हो कि वो इंसान सर्च कर रहा है, ठीक है। फीलिंग को आपने दूसरे सेंस में यूज किया। तो जब ये सारी वर्ब्स दिखा रही हो क्या, इमोशंस, जो इनका मीनिंग है वो ना दिखा के कुछ और दिखा रही हो, जैसे इमोशंस दिखा रही हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे थिंक का मतलब ऐसे क्या होता है, सोचना होता है, ठीक है। लेकिन जब थिंक का मतलब मैंने बोला कि जब प्लान से हो, जब थिंक का मतलब टू प्लान हो, तो उस केस में आप आईएनजी लगा सकते हैं। तो ये चीज है, तो उस उन सब केसेस में आप इन वर्ब्स के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अपीयर का मतलब क्या होता है, अपीयर का मतलब ऐसे कहीं दिखना होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एग्जाम में अपीयर होने की, एग्जाम देने की, बुक को पब्लिश करने की, तो अपीयर का सेंस पब्लिश से भी निकल के आ रहा है, तो उस केस में आप आईएनजी वहां पे लगा सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव स्टेट वही होती है कि वैसे तो ये प्रोग्रेशन नहीं दिखाते, वैसे तो ये प्रोग्रेसिव नहीं होती, लेकिन जब हम इनको किसी और सेंस में यूज करते हैं तो ये एक्शन करने लग रही है। मतलब मैं बोल रही हूँ वी आर अपियरिंग इन द एग्जाम, या फिर ही इज अपियरिंग हिज बुक, तो ही इज अपियरिंग हिज बुक मतलब वो अपनी बुक पब्लिश कर रहा है, तो आप उसको एक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वैसे ये वर्ब एक्शन नहीं करती है, तो इसको इसलिए हम इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे मैंने बोला ही इज अपियरिंग हिज बुक, तो वहां पे अपियर का मतलब क्या है, पब्लिश करने से है कि वो अपनी बुक पब्लिश कर रहा है। तो वहां पे वो किस फॉर्म में यूज की गई है, प्रोग्रेसिव स्टेट में यूज की गई है, इसलिए हमने उसके साथ आईएनजी का यूज कर लिया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाल के लिख लीजिए, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, हेलो सर, क्लास तो चल रही है लेकिन सामने स्क्रीन पर कमेंट्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। सामने स्क्रीन पे क्या नहीं शो कर रहा?
चलिए गाइस, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हैव को लेके पॉइंट, इसको आप जल्दी से कॉपी कीजिए। सामने मुझे आप लोगों के कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, मैं उसका सॉल्यूशन निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको भी समझाएंगे, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्लास चल रही है बट मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। नीचे देखिए ना, जो नीचे एनीडेस्क के पास में आया है टीम पर, ये वाला ना? हाँ ये, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, रन रन ओनली करिए ऊपर। चलिए कोई नहीं, यस कर दीजिए। यस 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 यस। हाँ, ये ऐसे ही किया है। Please do not- अब सर्च में जहाँ पे एनीडेस्क आपने सर्च किया था वहीं पे आके टीम व्यूअर सर्च कीजिए। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सर्च में नीचे जहाँ पे सर्च हाँ किया हाँ, था। वो मैंने हटाया है। ये आ गया ना, शायद यही होगा, ऊपर आ रहा है जो ये। नहीं ये नहीं, आप सर्च कीजिए, दोबारा सर्च कीजिए। ये अच्छा, अब क्या करना है सर? इस पे ओके, इस पे क्लिक आई एक्सेप्ट। कंटिन्यू। हाँ अब इसे कंटिन्यू। हाँ जी, देखिए एक आईडी आ गई आपके पास, अभी आईडी आएगी यहाँ पे, योर आईडी पे। अभी यहाँ पे आईडी 128979 क्रॉस कर दीजिए 81। सब छोड़ दीजिए मैम, आप तो मैं क्लास ले लूँ सर? चलिए गाइस, द मीनिंग ऑफ हैव इज पोजीशन, डू नॉट यूज आईएनजी विद इट। ठीक है, अगर हैव का मतलब पोजीशन होता है, तो ये बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? पर मुझे आपके कमेंट्स में तो नहीं दिख रहा है ना। रुको, मैं फोन में चेक करती हूँ। सॉरी गाइस, ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ऑनलाइन में थोड़ा सा हो जाता है। चलो, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, अभी 5 मिनट के लिए मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखेंगे, टीम लगी हुई है उसको ठीक करने में। ठीक है, वो हो जाएगा रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम है आप अभी समझने पे ध्यान लगाइए, फिर जो भी आपके लोगों के डाउट्स होंगे बाद में ले लूंगी। ठीक है, इफ द मीनिंग ऑफ हैव इज पोजेशन, अगर हैव का मतलब पोजेशन होता है, ठीक है, अगर हैव का मीनिंग पोजेशन से निकल के आता है, अधिकार से निकल के आता है, तो डू नॉट यूज आईएनजी विद इट, तो हम उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम वहां पे आईएनजी नहीं लगाएंगे अगर पोजेशन है तो। ठीक है, देखो जैसे आई एम हैविंग अ कार, ये बोलना एकदम गलत होगा, ये कोई सेंटेंस नहीं है आई एम हैविंग अ कार, क्योंकि आपके पास ये हैव यहाँ पे क्या दिखा रहा है? हैव यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है कि भाई मेरे पास गाड़ी है। ठीक है, मैं कार रखता हूँ, तो आई हैव अ कार बोलेंगे, आई एम हैविंग अ कार कुछ नहीं होता, आप क्या कहेंगे? आई हैव अ कार। ये सही तरीका होगा बोलने का, क्योंकि यहाँ पे हैव क्या दिखा रहा है? पोजेशन। पोजेशन मतलब जो आपका अधिकार है, जो चीज आपकी है, जो आप पजेस करते हैं। ठीक है, जो चीज आप पजेस करते हैं उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आई एम हैविंग अ कार नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार, क्योंकि पोजेशन दिखा रहा है। फिर देखो ही इज हैविंग अ हाउस बोलना गलत होगा, क्यों? क्योंकि हाउस उसका अपना घर है, तो ये पोजेशन दिखा रहा है कि वो पजेस करता है, वो उसका अधिकार है कि वो उसका घर है। तो ही इज हैविंग अ हाउस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे ही हैव भी नहीं बोल सकते अब आप, क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर ही वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पर ही हैव नहीं ही हैज आएगा। ठीक है, हैव और हैज
दोनों ही पोजीशन दिखाते हैं, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। भाई हैव प्लूरल फॉर्म हो गई, अगर मुझे इसी का सिंगुलर यूज करना है तो मैं यहाँ पे हैज यूज कर लूंगी, दिखाते दोनों ही पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ही के साथ हम हैव नहीं लगा सकते, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज अ हाउस, ही हैज अ हाउस। ठीक है, लेकिन इज हैविंग नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखिए करीना कपूर इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो यहाँ पे इज हैविंग लगाना गलत होगा क्योंकि वो भी वो पजेस कर रही है ना। भाई उसका पोजीशन दिखा रहा है कि करीना कपूर की इतनी फैन फॉलोइंग्स हैं, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, ऐसी करीना कपूर के पास फैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पे करीना कपूर इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग गलत होगा, इज हैविंग नहीं होगा। यहाँ पर भी आप हैव नहीं लगा सकते क्योंकि करीना कपूर सिंगुलर है, इसलिए करीना कपूर हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, करीना कपूर हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो ये आपका तीनों सेंटेंस इस तरीके से सही होंगे। आप इनमें आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, जब हैव पोजीशन दिखाता है तो हम उसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, क्लियर है बात सभी को। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि कब हम हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी एक्सेप्शंस भी है कि कहाँ पे आप लगा सकते हो। इफ द मीनिंग ऑफ हैव इज ईट और एंजॉय, अगर हैव का मतलब खाने से या एंजॉय करने से निकल रहा है तो उस केस में आप हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। अगर हैव का मतलब पोजीशन से है तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते, और अगर हैव का सेंस खाने से या एंजॉय करने से है तो आप वहां पे आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी कैन यूज आईएनजी विद इट, उस केस में हम आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे कि ही इज हैविंग अ केक, तो ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा क्योंकि यहाँ पे खाने की बात हो रही है, ही इज हैविंग अ केक मतलब वो केक खा रहा है। तो यहाँ पे खाने के सेंस में जब आप यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज आईएनजी विद हैव, आप हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। ही इज हैविंग अ केक मतलब वो केक खा रहा है। ठीक है, तो खाने की और एंजॉय करने की सेंस में वी कैन यूज आईएनजी विद हैव। अब यहाँ पे देखिए वी वर हैविंग फन इन द अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क समझते हैं ना, जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं, हम वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो कह रहे कि हम बहुत मस्ती कर रहे थे, कहाँ पे, अम्यूजमेंट पार्क में, तो एंजॉय के सेंस में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। हैविंग फन मतलब हमने बहुत मस्ती की, मस्ती करने के सेंस में, एंजॉय करने के सेंस में। वी वर हैविंग फन, वी वर एंजॉइंग। ठीक है, हैविंग फन यहाँ पे वी वर एंजॉइंग, तो वी वर हैविंग फन इन द अम्यूजमेंट पार्क, तो यहाँ पे एंजॉय के सेंस में हैव को यूज किया गया है, इसलिए यू कैन यूज आईएनजी विद इट, आप यहाँ पे आईएनजी लगा सकते हैं। तो जब हैव का मतलब पोजीशन से होगा तो आपको आईएनजी नहीं लगाना है, और जब ईट और एंजॉय से होगा यू कैन यूज आईएनजी, उस केस में आप आईएनजी लगा सकते हैं। क्लियर है बात सभी स्टूडेंट्स को, सभी को क्लियर है ना भाई, बताइएगा एक बार। ठीक है ना, चलिएगा जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। नो ये क्या इशू आ रहा है, बट आई एम अनेबल टू सी योर कमेंट। चलेगा, कोई ऐसी चीज छोड़ेंगे ही नहीं कि आपको समझना है। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करेंगे कि डाउट की कोई गुंजाइश ही ना रहे। आज थोड़ा मैनेज करना होगा आपको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, दोनों के पहले स्ट्रक्चर्स समझे थे, फिर उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी हमने कर ली हैं कि कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
अभी जितने भी दोनों से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर समझेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम दो दो टेंस को एक साथ उठाएंगे। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो दो दो टेंस को एक साथ उठाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ पढ़ लेंगे और फिर बाद में सबके कॉन्सेप्ट्स एक साथ करेंगे। तो जो बच्चे बिल्कुल वीक है, जो ये भी भूल चुके हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, उनके लिए बहुत समस्या आएगी चीज़ों को अप्लाई करने में। लेकिन अगर दो दो उठा के करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये, अब हमें इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है तो आपको उसको पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम दो दो टेंस को उठाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आप सभी स्टूडेंट्स को नोट करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे लगाया जाता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और जब आपने डिड नॉट लगा दिया तो फिर ध्यान रखिएगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म होती है। डू डिड डन, जिसको नहीं पता वो साइड में यहाँ पे लिख सकता है। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। क्लियर है? तो जब आपने ऑलरेडी एक बार डिड लगा दिया, डिड सेकेंड फॉर्म है ना, तो फिर आप यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दोबारा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि डिड आपने ऑलरेडी लगा दिया। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस का वो आगे आ जाएगा। ठीक है, अगर वही बात आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की होगी तो डेफिनेट सी बात है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी तो हमने यही किया था, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं उसको बाहर निकाल के ले आते हैं। तो डिड को हमने लिख दिया शुरू में, उसके बाद आया आपका सब्जेक्ट। नॉट रिक्वायर्ड है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। ब्रैकेट का मतलब यही है कि जो चीज ब्रैकेट में है उसकी जरूरत होगी तो लगाएंगे और जरूरत नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो लगा देंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, नॉट की जरूरत है तो लगाया, नहीं तो नहीं लगाया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड लगा हुआ है, और फिर लास्ट में जो भी आपका पार्ट में सेंटेंस रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो लास्ट में आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात तब हुई जब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड से शुरुआत है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टाइम पर भी बताया था कि ये WH वर्ड कौन से होते हैं। WH वर्ड मतलब वाई, वेन, वॉट, वेयर, हाउ, ये सब आते हैं WH वर्ड के अंदर। WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं इनको। तो अगर यहाँ से शुरुआत है, वेयर डू यू लिव, वाई आर यू डूइंग लाइक दिस, है ना, वाई कुछ भी मतलब है ना, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स योर नेम, कुछ भी है, अगर इनसे स्टार्ट है तो पहले हम वो WH वर्ड लगाएंगे, जो भी है, चाहे वाई है, चाहे वेन है, चाहे वेयर है, कुछ भी है वो लगाएंगे। उसके बाद आपकी लगाई जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है, जो चीज हमने यहाँ पे की है वही यहाँ पे कर रहे हैं, बस हमें WH वर्ड्स के आगे जोड़ देना है, इतनी सी बात करनी है। ठीक है, WH वर्ड जोड़ देना, बाकी तो जो स्ट्रक्चर ये है वही वाला स्ट्रक्चर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो लास्ट में लग जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव का। क्लियर है बात? अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को तीनों को नोट कर लीजिए पास्ट इंडेफिनिट के। फिर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके बाद फिर उनके कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिएगा, लिख लिया आपने। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर भी एक बार समझते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस आई एन जी का यूज कर रहे थे, अभी आपने किया तो हमने उसमें क्या किया, इज एम आर प्लस आई एन जी। बस पास्ट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर। ठीक है, इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर प्लस आई एन जी। और आपको एक पहचान बताई थी ना, क्या बताई थी बताओ, आपको एक पहचान बताएगी कि कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूस वर्ड नजर आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस वर्ड अगर आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि काम चल रहा है और चल रहा है तो मतलब आईएनजी है ना, तो वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आईएनजी लगाया था, इसमें हम वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज करते हैं और लास्ट में जो कुछ भी हमारे सेंटेंस में बचा है वो आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सीधी सी बात है, बस नॉट जोड़ देंगे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो देखो सेम ही है। फिर वहीं पर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस होगा, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ले आते हैं, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बाहर। फिर आपका सब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं, वर्ब में आईएनजी तो आना ही आना है, लास्ट में जो भी कुछ होगा वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से अगर स्टार्टिंग है वाई वेन वेयर विच, तो पहले वो लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज लगा देना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ड लगा देना। ठीक है, तो वो लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी तो लगानी ही लगानी है, रेस्ट ऑफ द पार्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज करेंगे, बस दोनों में यही डिफरेंस है कि वहां पे हम इज एम आर का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉज वर का यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको दोनों समझने जरूरी है, ये पास्ट इंडेफिनिट के पूरे स्ट्रक्चर्स क्या कैसे कैसे बनाते हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के पूरे स्ट्रक्चर्स कि कैसे कैसे बनाते हैं, फिर हम इनके कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। आप दोनों के स्ट्रक्चर्स जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, बताओ कोई समस्या परेशानी हो तो। लिख लो फटाफट से। हेलो, लिख लिया, लिख लीजिए। एंड रियली सॉरी गाइस, अभी आप कुछ कमेंट्स कर रहे होंगे तो मुझे वो दिख नहीं रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि स्क्रीन सामने कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता लग रहा है कि अभी आप क्या कमेंट्स कर रहे होंगे, तो ये मत सोचिएगा कि मैम कमेंट्स अवॉइड कर रही है अगर किसी ने कुछ पूछा है तो। ठीक है, तो वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश की है, आई डोंट थिंक कि कुछ डाउट आपको रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, हैव से लेके उससे पहले तक तो कमेंट्स चल ही रहे थे, उसके बाद जितना भी आपको भी पढ़ाया है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, किसी को कोई भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम है ना अगर किसी को, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पूछ लेना। ठीक है, अभी इसीलिए मैं चीज़ों को अभी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट टाइम भी हो गया है, भाई दोनों के आपने स्ट्रक्चर्स नोट कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी को कोई डाउट हुआ तो हाथ के हाथ क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय।